नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग दीपक कुमार जी, श्रेया, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। चलिए तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए इस सेशन को, जहां पर हम करने वाले हैं एक बढ़िया वाला सेशन और एक लाइव टेस्ट पूरे 50 क्वेश्चंस का मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए इस क्लास को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग। इसके पहले की अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लगभग मैंने 8 से 10 क्लासेस फुल लेंथ वाली करवाई हैं आप लोगों को, है ना। तो काफी चीजें वहां पर आपको सीखने को मिल जाएंगी। इसके पहले की अगर आप लोगों ने क्लास, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है सब्सक्राइब वाला मोड ऑन हो, तो कमेंट नहीं हो पा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, मैं भी थोड़ा सा शेयर कर दूं। हाँ, चलिए इसके साथ साथ दोस्तों, आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस का, क्योंकि यहाँ पर आपको बढ़िया वाली टेस्ट सीरीज मिलने वाली है ना। टेस्ट सीरीज लगाइए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से चेक कीजिए। पेपर 1 की कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, तो आप जरूर लगाइए। दीपांजलि जी, रामेश्वर, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ, जल्दी से जुड़ जाइए, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस क्लास को। इसके साथ साथ ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ भी मैंने यहाँ पर अपलोड करवा दी है, फ्री पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। बस आप यहाँ से कैटेगरी या तो ऑल सेलेक्ट करके रखिएगा या यूजीसी नेट एमपीपीएससी सेलेक्ट कीजिएगा, तभी आपको शो करेगा, है ना। इसके साथ साथ पेपर 1 की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी पूरी की पूरी 299 रुपए में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 1 का कोर्स मिल जाएगा 799 रुपए में, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो आप अगर वेस्ट बंगाल साइड या अदर सेट देने वाले हैं तो आप जरूर ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर भी आपको क्लास की पीडीएफ जो रहेगी मिल जाएगी, ताकि आप बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सकें। और नहीं यूज करते व्हाट्सएप तो टेलीग्राम ग्रुप है, एईपी ग्रुप, इसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, यहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 4 है ये बेसिकली आपका, है ना। मॉक टेस्ट 4 है ये, 50 क्वेश्चंस का रहेगा ये पूरा का पूरा आज, है ना। चौथा टेस्ट है ये। और यहां पर आप देख रहे हो कॉम्प्रिहेंशन मेरे पीछे आपको देखने को मिल रहा है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन आपको ही सॉल्व करना है ना। मैं इसके सही आंसर टिक कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत हो रही है, इसके सही आंसर मैं आपको टिक करके दे दे रहा हूं। आप इसको पीडीएफ देख के बाद में इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अपन कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे पूरा पढ़ पाए, है ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर मेन क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी से। चलिए तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के सही आंसर जो है टिक कर दिए हैं। इसे आप लोग पीडीएफ लेके बना लीजिएगा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। चलिए पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ कोल माइन इन इंडिया बाय स्टूडेंट इन द ज्योग्राफी लेबोरेटरी इज, है ना। अब आपको बताना है यहां पर इसका सही आंसर। जी हाँ, भूगोल प्रयोगशाला में एक छात्र द्वारा भारत में कोयला खदानों की जो स्थिति का अध्ययन किया जाता है वो क्या है। लर्निंग आउटकम है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्टिविटी है या टीचिंग ऑब्जेक्टिव है। चलिए
देखिए जो वैलिडिटी रहेगी तब तक कोर्स की, तब तक आपकी उसमें वीडियो रहने ही वाले हैं, कभी वहां से नहीं हटने वाले, है ना। तो अगर 1 ईयर वैलिडिटी है तो 1 ईयर तक आपका पूरा रहेगा ही रहेगा उसमें। हाँ, वन ईयर वैलिडिटी है तो 1 ईयर तक रहेगा। अगर आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, फटाक से आंसर करें कमेंट। चलिए, हाँ, लर्निंग क्या है ये एक तरह से। हाँ, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कोल माइन की स्टडी कर रहे हैं। सर आईसीटी के टेस्ट ऑन नहीं हो रहे। देखिए एक आईसीटी टेस्ट 1 करके होगा, टेस्ट 1 करके अभी अपलोड हुआ है और आज में मैं और उसमें आईसीटी के करवा दूंगा तो वो ओपन हो जाएंगे, है ना। अब देखिए यहां पर बात हो रही है स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ कोल माइन। भाई आपने कोई नई चीज सीखने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है ये क्या है, एक तरह से ये बेसिकली आपका क्या है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है ना। ये बेसिकली आपका सीखने का अनुभव है। भाई जिसने पहली बार खदान देखी है तो उसके लिए तो एक नई चीज है ना। भाई मैं भी अगर जाऊंगा, मैंने पहली बार देखी तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे खुदाई होती है, किस तरह से कोयला निकाला जाता है। तो बेसिकली ये एक तरह से क्या है, एक तरह से आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कहलाएगा, है ना। कोई भी चीज से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हो या कोई नया प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो, है ना, या किसी चीज में आप जाके क्या ले रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो ये बेसिकली क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस है ना। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इजी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है और हो सकता है आप लोग को सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बोला जा रहा है टीचिंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन टीचर यूजेस। जब शिक्षक उपयोग करता है तो शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। भैया क्या प्रभावी होगा, कब इफेक्टिव टीचिंग होगी? पहला है लेक्चर मेथड में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस में या इंटरएक्टिव टीचिंग में। चलिए तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, सबसे ज्यादा एक्टिव जो रहे, इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है भाई, इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है। इफेक्टिव कब होगा, किस मेथड में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा? हाँ देखिए जब बात होती है किसकी, यहां पर बी बोल रहे हैं श्रेया, नहीं डेमोन्स्ट्रेशन का नहीं कह सकते अपन यहां पर। सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो वो आपका ये आंसर नहीं होगा, डी दीपांजलि बिल्कुल सही है। इंटरएक्टिव टीचिंग, जी हाँ, इंटरएक्टिव टीचिंग मतलब जहां पर आप वीडियो दिखा रहे हो स्टूडेंट्स को, ऑडियो दिखा रहे हो बकायदा, है ना, इंटरएक्शन कर रहे हो, है ना, 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है ना, ऑडियो के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। तो बेसिकली आप देखेंगे वो होता है इंटरएक्टिव, है ना। जहां पर मान के चले मैंने अर्थ पढ़ाना है, अब मुझे अर्थ पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे अर्थ दिखाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि अर्थ ऐसे दिखता है, यहां पर एशिया या यूरोप है, ऐसे मुंह से बोल दूं तो समझ आएगा क्या? मैं क्या करूंगा, इंटरएक्टिव चीजें करूंगा, मैं उसमें वीडियो दिखा दूंगा, है ना। मुझे शेर की आवाज सुनाई करवानी है तो मैं क्या करूंगा, खुद तो निकालूंगा नहीं, मैं ऑडियो प्ले कर दूंगा कि भाई शेर कैसे दहाड़ता है। तो बेसिकली क्या है, इंटरएक्टिव जब आप क्या करते हो, मेथड का यूज करते हो, टीचिंग का यूज करते हो, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है यहां पर। और लेक्चर मेथड्स में तो भाई बस लेक्चर दे के इंसान चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे देगा लेकिन हर जगह वो चीज पॉसिबल नहीं होती। लेकिन आप वीडियो ऑडियो के मदद से, इंटरेक्टिव टीचिंग के मदद से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो बाकी मेथड्स में आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज टीचिंग स्टाइल इन विच। प्रत्येक निर्देश एक शिक्षण शैली है जिसमें बोला जा रहा है कि टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिवली इंगेज्ड, टीचर इज एक्टिवली इंगेज्ड, स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इंगेज्ड, या फिर नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट आर एक्टिवली इंगेज्ड। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड की बात हो रही है यहां पर। चलिए तो एक क्वेश्चन तो देख लो आप लोग, टीचिंग मेथड्स पे आना ही आना है भाई, गांठ बांध लो, टीचिंग मेथड नहीं पढ़ी पढ़ लो, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है ना। हाँ, बोला जा रहा है डायरेक्ट इंटरेक्शन में, है ना, टीचर क्या होता है। हाँ, डायरेक्ट इंटरेक्शन में, इंस्ट्रक्शन में टीचर क्या होता है? चलिए जल्दी बताइए। हाँ,
नाम से ही समझ में आ रहा है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन कौन देगा, इंस्ट्रक्शन जो देगा टीचर देगा। तो जाहिर सी बात है जब टीचर देगा तो सबसे ज्यादा इंगेज जो होता है वो कौन होगा, वो टीचर ही ना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा टीचर जो होगा बेसिकली आपका क्या होगा, वो एक्टिवली इंगेज्ड होगा। ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन यहां पर आंसर होगा, है ना। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में टीचिंग जब करवाई जाती है तो जो टीचर होता है नई नई स्किल स्टूडेंट्स को सिखाता है, अपनी स्किल चीजें वहां पे सिखाएगा और वो चीजें स्टूडेंट सीखेगा। स्टूडेंट उतना एक्टिव नहीं होता जितना आपका क्या होता है, एक टीचर एक्टिवेट होता है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आ जाइए। बोला जा रहा है जोड़ी मिलानी, यहां पर देखिए लिस्ट दे रखी है, आपको जोड़ी मिलानी है ना। क्या है लिस्ट में भाई, लिस्ट में दे रखा है सहयोगपूर्ण सीखना, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऐसे ही जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और आपका असेसमेंट लर्निंग। अब उनके बारे में यहां पर दे रखा है, अब आपको बताना है इनमें से कौन होगा। आप देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, है ना। सॉक्रेटिक डायलॉग, प्रोएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, इंटरपर्सनल एफिलिएशन या एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल चेंज, और एक यहां पर एक्स्ट्रा है 5 है ना, आपकी क्रिएटिविटी। अब आपको मैच द कॉलम करना है, किसमें क्या आने वाला है यहां पर। दिव्या जी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डिस्कस कर रखा है, तो आप एक बार देख लेना तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गुड इवनिंग रेनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए जल्दी से बात करते हैं इसमें। हाँ बात हो रही है सबसे पहले, आप देखिए सबसे पहले बात हो रही है किसकी, कोलैबोरेटिव लर्निंग की। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, ऐसी अप्रोच जिसमें स्टूडेंट एक ग्रुप में मिलकर, है ना, कोलैबोरेट करना बोलते हैं ना, कोलैबोरेट करना, एक ग्रुप में मिलकर स्टूडेंट्स किसी चीज को क्या करते हैं, है ना। तो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। तो इसमें आप देखोगे आपस में संवाद होता है ना। कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए आपस में बात करनी पड़ती है, आपस में बात करनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है वहां पर आएगा इंटरपर्सनल एफिलिएशन। क्योंकि जब तक आप सामने वालों से बात नहीं करोगे कि अरे यार ये प्रोजेक्ट मिला है साथ में अपने को करना है, तो बातचीत करनी पड़ेगी, इंटरपर्सनल। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग बेसिकली क्या है, इंटरपर्सनल एफिलिएशन है ना। तो ये याद रखिएगा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है जो है आपका जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका क्या होता है, बेसिकली जो सॉक्रेटिक डायलॉग होते हैं, सुकराती जो संवाद होता है, वो आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ये आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, कि भाई मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इस पे आपको काम करना है, अब आप क्या करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, मैंने इंस्ट्रक्शन तो दे दिया है। अब किसी को मैंने बोला कि भाई ये प्रोजेक्ट बनाना है, मान के चलो कोई डिश बनानी है, मैंने बोला रसमलाई बनानी है, तो अलग अलग लोग मेथड सेम यूज करेंगे, लेकिन बनाने का तरीका, उसका देखने का ढंग, स्टाइल सब कुछ अलग हो सकता है ना। तो बेसिकली आप देखेंगे इंस्ट्रक्शनल में क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल में जो क्रिएटिविटी है ना, वो बेसिकली आपकी निकल के आती है। तो इसका सही होगा सी का फिफ्थ वाला। और ऐसे ही आप देखेंगे जो लास्ट वाला बचता है वो है आपका क्या, वो है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में आप देखेंगे बेसिकली क्या यूज होता है, आपकी ये ऐसी स्टेज है जिससे आपकी स्टेज डेवलप होती है। तो आपका डी का हो जाएगा चौथा, डी का हो जाएगा चौथा, सॉरी डी का चौथा नहीं, डी का हो जाएगा आपका प्रोएक्टिव स्टेज वाला ऑफ टीचिंग। तो असेसमेंट क्या है, प्रोएक्टिव जो है स्टेज है किसकी, टीचिंग की। तो याद रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो भाई मैंने जोड़ी मिलाई दी है, समझा भी दिया है, पहले का जो होगा तीसरा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ही यहां पर आंसर हो जाएगा, पहले का तीसरा। चलिए गुड इवनिंग पिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है।
तो मेरे हिसाब से जो चीजें यहां पर लिखी हैं उनके बारे में आपको ज्यादा जानना है, वो इंपॉर्टेंट है ना। और जोड़ी तो आप मिला ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई, लाइक का बटन दबा दीजिए। 60 लोग देख रहे हैं, 28 ही लाइक है ना। द क्वेश्चन फॉर पेपर फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट पेपर के ही क्वेश्चन यहां पर चल रहे हैं। पेपर 1 का कंप्लीट यहां पर वो चल रहा है ना, जो सभी के लिए कॉमन है। चलिए बोला है इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन असेसमेंट एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व, है ना। इवैल्यूएशन में, असेसमेंट में जो प्रोसीजर इन्वॉल्व होती है वो पूछा जा रहा है मेजरमेंट एंड नॉन मेजरमेंट, मेजरमेंट और नॉन मेजरमेंट, मेजरमेंट एंड और नॉन मेजरमेंट, फिर बोला जा रहा है नाइदर मेजरमेंट नॉन मेजरमेंट। अब आपको बताना है कौन सी मेथड यूज होती है इवैल्यूएशन में। हाँ चलिए जल्दी से बताइए। हाँ देखो, कोई भी आप चीज करोगे, इवैल्यूएट करोगे तो वहां पर मेथड्स यूज होंगी। अब यहां पर आपको मेथड्स बताना है कौन सी यूज होगी। ए बोल रहे हैं कुछ बच्चे मेजरमेंट एंड, नहीं दोनों एक साथ नहीं कह सकते अपन, है ना। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, बेसिकली इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, है ना। मेजरमेंट एंड और नॉन मेजरमेंट, इसका मतलब है या तो आपकी बेसिकली क्या होगी, या तो ये होगी। तो या वाला यहां पर जो सही ऑप्शन है वो इस हिसाब से दिया गया है, क्योंकि देखिए ऑप्शन बहुत पास पास है। और का मतलब है कि दोनों, और का मतलब क्या है, मेजरमेंट और नॉन मेजरमेंट दोनों हो गया, है ना। इसका मतलब होगा या तो ये या तो ये। अब इसका मतलब हो गया कि दोनों भी हो सकती हैं या तो सिंगल भी हो सकती है। तो सबसे सही आंसर आप देखोगे यहां पर सी ऑप्शन बैठता है कि भाई ये बस यूज कर ली, ये बस यूज कर ली, या दोनों ही यूज कर ली। अगर मैं इसकी बात करूं तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है इनटू, और का मतलब होता है प्लस, है ना। जनरली आप अगर डिजिटल लॉजिक में जाओगे तो यही मीनिंग कहलाती है ना, एंड और, है ना। तो दोनों में याद रखिएगा फर्क है ना। और, है ना, ये आपका हिंदी में या है और ये इंग्लिश में और है ना। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कंफ्यूजिंग, लेकिन है इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। कि भाई इवैल्यूएशन में कौन सी प्रोसेस आप यूज करोगे, ये पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है इन एनी रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियली ऑफ डाटा इज। भाई कोई भी आप क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, वहां पर आप क्या करोगे, प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हो डाटा की, है ना। डाटा की बेसिकली प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हो, गोपनीयता को बनाए रखना चाहते हो। तो ये क्या है, कॉमन सेंस है, लीगल कंसिडरेशन है, ऑब्लिगेशन है, या एथिकल कंसिडरेशन है, ये आपको बताना है। चलिए इस पे कल मैंने चर्चा की थी, इथिक्स पे कल मैंने काफी चर्चा की थी। कल के एक दो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे, तो वहां पर काफी मैंने चर्चा की थी इथिक्स पे, है ना। तो मेरे हिसाब से यहां पर तुरंत आप आंसर दे पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, डी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल ये एक नैतिक विचार है, एथिकल कंसिडरेशन के अंतर्गत आता है भाई। कभी भी आप रिसर्च करोगे तो पहला तो काम होता है प्रोटेक्ट द राइट ऑफ रिसर्च, है ना। जो रिसर्च के राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, डाटा की प्राइवेसी रखना, डाटा की प्राइवेसी रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। सेम आप देखेंगे रिसर्च की वैलिडिटी को बढ़ाना, है ना, रिसर्च की वैलिडिटी को इंक्रीज करना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका इंट्रीगिटी को बनाए रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप कहीं भी जाते हो, जैसे आप कोई डॉक्टर के यहाँ गए मान के चलिए, तो वो डॉक्टर आपकी इंफॉर्मेशन ऐसा है क्या लीक कर देता है, नहीं। हर जगह क्या रहती है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है ना। वैसे ही जब आप क्या कर रहे हो भाई, रिसर्च कर रहे हो और वहां पर ह्यूमन पार्टिसिपेंट हो रहा है, तो आप ये थोड़ी बताओगे, हर चीज बता दोगे कि उसने क्या बताया, उसने क्या बताया, नहीं। सबकी एक क्या है, प्राइवेसी है। तो बेसिकली डाटा प्राइवेसी करना मतलब क्या, एथिकल चीज है ना ये, तो है ना।
अनएथिटिकल चीज तो करोगे नहीं आप, एथिटिकल चीज है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव टू एथनोग्राफिक रिसर्च। जी हाँ, एथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है, एक्सक्लूसिव है ना। फील्ड बेस्ड रिसर्च, मिक्स रिसर्च अप्रोच, स्टडी ऑफ कल्चर और कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाक से कमेंट कीजिए। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, है ना, आईसीटी के क्वेश्चन भी हैं, सबके क्वेश्चन अभी करने हैं। अभी 12 क्वेश्चन हुए हैं, जल्दी जल्दी हम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? हाँ, एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? एथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब होता है, पहली बात तो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्या है ये? बेसिकली रिसर्च किसमें? ग्रुप ऑफ पीपल पे होती है। ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों के एक समूह पर जो रिसर्च होती है बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, है ना, बेसिकली। और ये क्या देखती है? बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन देखती है। जो बिहेवियर है ना, वो सोशल इंटरेक्शन है, वो ये आपका चेक करती है बेसिकली रिसर्च, है ना। और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव टू एथनोग्राफिक रिसर्च, कौन सी चीज नहीं होगी, है ना। तो जाहिर सी बात है स्टडी ऑफ कल्चर। स्टडी ऑफ कल्चर जो है वो बेसिकली आपका एक्सक्लूसिव होता है। बाकी आप देखेंगे फील्ड बेस्ड रिसर्च हो जाएगी, मिक्स बेस्ड रिसर्च अप्रोच हो जाएगी, नेचुरल सेटिंग हो जाएगी, लेकिन स्टडी ऑफ कल्चर जो है यहां पर आपका क्या रहने वाला है? अलग होने वाला है ना। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जनरली आपकी क्या होती है? ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप क्या करो, ऑब्जर्वेशन आप करते हो बेसिकली यहां पर, है ना, इसमें आप रिसर्च के अंतर्गत। इसके अलावा आप देखेंगे ये कैसी है? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है ना। तो यहां पर सोशल इंटरेक्शन होता है, एनवायरमेंट का इंटरेक्शन आपका देखने को मिल जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे बेसिकली इसमें, है ना। तो ये चीजों को आप ध्यान रखिएगा। और एथनोग्राफिक पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि रिसर्च कैसी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है ना। हमेशा किस पे होती है? ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, याद रखिएगा। ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ही रिसर्च कहलाती है एथनोग्राफिक रिसर्च, और इसको याद रखिएगा। इसमें आप कई दिन, कई घंटे, बिल्कुल कई दिन, कई घंटे सेम चीज को ऑब्जर्व करके क्या करते हो? चीजें देखते हो, और देखते हो कि कितना चेंज हुआ है इसमें, तब आपकी रिसर्च कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च इज नॉट कॉमनली फाउंड अक्रॉस ऑल द डिसिप्लिन। अनुसंधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर सभी विषयों में नहीं पाई जाती है? पहला है प्रिसीजन, ऑब्जेक्टिविटी, वेरिफिबिलिटी और इम्पार्टिबिलिटी। चलिए बताइए। नॉट फाउंड की बात हो रही है। हाँ देखिए, आपने रिसर्च की क्या पढ़ी है? कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हुई है, पढ़ी है, बिल्कुल। रिसर्च की आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हुई है। अब उसमें आपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने आपको बताया कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है रिसर्च में वो अलग अलग होती है। अब जैसे मैं बात करूं वैलिडिटी जो है ना, ये आपकी क्या है? बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है ना। वैलिडिटी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। ऑब्जेक्टिविटी आपकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है ना। ऐसी रिलायबिलिटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसी आप देखेंगे आपका एक्यूरेसी कैरेक्टरिस्टिक है, क्रेडिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है, जनरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है ना। सिस्टमैटिक जो है कैरेक्टरिस्टिक है, साइक्लिक जो है कैरेक्टरिस्टिक है, लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही आपकी कंट्रोल फैक्टर, ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो बेसिकली वही चीज आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं होती है एक्चुअली, है ना, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आप तुरंत बता सकते हैं। हाँ, डी बोल रहे हैं काफी बच्चे, इम्पार्शियलिटी। हाँ जल्दी बताइए क्या होगा भाई। हाँ चलिए चलिए, इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो वो है वेरिफिबिलिटी, सत्यापनीयता। ये बेसिकली आपकी क्या है?
हर जगह आपका क्या होता है, लागू नहीं होती, हर जगह बेसिकली आपकी लागू नहीं होती सत्यापन निहिता। अगर मैं इसकी बात करूं वेरिफिबिलिटी होती क्या है, बेसिकली आप देखेंगे कोई भी आप देखेंगे रिजल्ट अगर आ रहा है तो वो 100% सही है कि नहीं है, उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे, है ना। तो वही यहां पर चीज है, क्योंकि अगर आप देखोगे कोई चीज एक बार हो गई, दोबारा उसको करोगे तो वैसा ही होने के कितने चांसेस हैं, अलग अलग चांसेस हैं। तो वही यहां पर कहा जाता है वेरीफिबिलिटी, है ना। तो ये हर जगह बेसिकली आपकी क्या होती है, लागू नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, सेम फैक्टर रख के सेम चीजें करके रिजल्ट देना है। तो आपका हमेशा एकदम सही नहीं बनेगा। आप कभी चाय बना के देखिएगा, आपने चाय बनाई, दोबारा आप चाय बनाएंगे ना तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। हमेशा आप सोचेंगे एकदम परफेक्ट चाय बने, पहले जैसी नहीं बनेगी। कभी आपकी चाय ज्यादा पक जाएगी, कभी कम पकी रह जाएगी, कभी चीनी कम हो जाएगी। तो बेसिकली आप देखेंगे कोई भी मेथड आप लगा लो वो हमेशा लागू नहीं होती, सत्यापन नेता हमेशा नहीं होगी, यानी आपकी वेरीफिबिलिटी हमेशा नहीं होती हर केसेस में। तो ये चीज को आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो आप दोबारा से वैसे ही चीज तैयार करना इम्पॉसिबल वाली बात होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने चाय का उदाहरण दिया है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई बेसिकली क्या कर सकते हो, अपने आप से ही कर सकते हो, है ना। हर जगह आप वेरीफाई इस चीजों को नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल यूजेस। एक शोध प्रस्ताव लिखने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हो भाई, हाँ किसका प्रयोग करते हो, रेफरेंस का, फुटनोट का, एंड नोट का, या बिब्लियोग्राफी का। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका। चलिए एक बार लाइक कर दीजिएगा यार, 93 लोग देख रहे हैं, 100+ क्रॉस होने वाला है। लाइक अभी 50 भी नहीं पहुंचे, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास रेगुलर चाहते हैं, मजेदार चाहते हैं, इस तरह की पूरा सेट चाहते हैं, तो भैया थोड़ा सा आप एफर्ट डालिए लाइक करके। चलिए क्या होगा आंसर जल्दी बताइए। हाँ, राइटिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल यूजेस किससे लिखा जाता है, बिब्लियोग्राफी से लिखा जाता है ना बेसिकली। हाँ, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, बिब्लियोग्राफी बेसिकली आपकी होती है नोट्स, कहां से आपने उठाए हैं, है ना। जो नोट्स आपने उठाए हैं, किस किस बुक से उठाए हैं, उसकी लिस्ट होती है ना। लिस्ट ऑफ नोट्स कह सकते हो, लिस्ट ऑफ नोट्स रिसोर्स, लिस्ट ऑफ नोट्स रिसोर्स बेसिकली आपकी बिब्लियोग्राफी है ना। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका क्या, बिब्लियोग्राफी, याद रखिएगा। हाँ, रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए हम बिब्लियोग्राफी का यूज करते हैं, याद रखिएगा। हाँ, कई लोग रेफरेंस बोल रहे हैं, रेफरेंस नहीं भाई, बिब्लियोग्राफी। गुड इवनिंग सारिका जी। एडमिट कार्ड विजय जी 18 तारीख को आ जाएगा, याद रखिएगा। 18 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा एडमिट कार्ड, है ना। तो बिब्लियोग्राफी में तो आपको पता ही ना, ऑथर का नाम लिखते हो, ऑथर के नाम के बाद टाइटल जो आपने यूज किया है, जो आपने वो देखा है, पब्लिशर का नाम, है ना, डेट, पेज नंबर, सोर्स, पूरा ही आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड पेपर की तो अभी नहीं हो पाएगी पूजा जी, आप फर्स्ट पेपर की देख के कर सकते हैं, उसमें ही बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर फॉर रिसर्च इन डिजिटल ह्यूमैनिटी। भैया इनमें से क्या चीज की जरूरत नहीं है रिसर्च अगर आपको करनी है डिजिटल ह्यूमैनिटीज पे, डिजिटल मानविकी पे अगर आपको अनुसंधान करना है तो किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर लिटरेसी की, ओपन एक्सेस डेटाबेस की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज की, और टेक्स्ट एनालिसिस की। चलिए बताइए। हाँ हाँ, डिजिटल ह्यूमैनिटी क्या कहलाती है बेसिकली, डिजिटल ह्यूमैनिटी है क्या एक्चुअली, पढ़ा है आपने, नाम से समझ में आ रहा है। ह्यूमैनिटीज यानी जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स जो है आपकी ह्यूमैनिटीज है ना। तो बेसिकली आपका आर्ट और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर, है ना, आर्ट और टेक्नोलॉजी के मिक्सचर आपको करना है, तो क्या जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जरूरी नहीं है कंप्यूटर का एकदम स्पेशलाइज ज्ञान होना चाहिए, और जो आपको कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती भाई। आपको बस कंप्यूटर लिटरेसी आनी चाहिए। लिटरेसी का मतलब होता है कि कंप्यूटर चलाने आता है ना, चालू कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर है वो यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो,
ओपन एक्सेस डाटाबेस होना चाहिए, टेक्स्ट एनालिसिस आना चाहिए, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आपको क्या नहीं चाहिए, कि आपको आना चाहिए। सर इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो क्या एमपीजी के, नहीं भाई ये एमपीजी के नहीं पढ़ना है, एमपीजी के असिस्टेंट प्रोफेसर में आएगा, सेट के एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं कमल जी, जो जो पेपर है उसमें मैं वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियो ले आऊं जो आपको कवर करने अभी 10-12 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो उसमें आप जितना कर सकते हैं कर लेंगे। मैं कल 3 से 4 सब्जेक्ट पे आपकी वीडियो जरूर ले आता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग 4 एक्टिविटी इन रिसर्च एंड इंडिकेट योर आंसर बाय सिलेक्टिंग द क्वेश्चन। अब यहां पर करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें, है ना, करेक्ट सीक्वेंस यहां पर बताना है। हाँ चलिए करेक्ट सीक्वेंस यहां पर बताना है। कंक्लूजन, लिटरेचर रिव्यू, यूटिलिटी, फाइंडिंग। चलिए बताइए क्या होगा एक रिसर्च का करेक्ट सीक्वेंस। हाँ एक रिसर्च का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अगर आपने रिसर्च मेथड पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा सबसे पहला तो होता है आइडिया, कि भैया आइडिया क्या है ना, आइडिया क्या है बेसिकली आपका प्रॉब्लम का। उसके बाद जैसे ही आपको आइडिया आ जाता है कि इस पे काम करना है, उसके बाद आप करते हो रिव्यू किसका, लिटरेचर का, उससे जुड़े जो तथ्य आपके पास मौजूद हैं रिव्यू करते हो। रिव्यू के बाद आप क्या करते हो, रिव्यू के बाद आप क्या करते हो, एक फ्रेम या डिजाइन तैयार करते हो, फ्रेम और डिजाइन तैयार करते हो उस रिसर्च के लिए आप, है ना। फिर क्या करते हो आप, फिर आप हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना की तैयारी करते हो, हाइपोथेसिस तैयार करते हो, परिकल्पना की भैया ऐसे ऐसे हमें करना है चीजें, ऐसे ऐसे चीजें हमको करनी है, तो वो आप तैयार करते हो, परिकल्पना करते हो। उसके बाद क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि हमें क्या क्या यूज करना है ना, हमें कौन कौन सी मेथड्स यूज करनी है, हमें कौन सी वेरिएबल का यूज करना है। उसके बाद आप क्या करते हो, फाइनली रिसर्च डिजाइन तैयार करते हो, रिसर्च डिजाइन तैयार करते हो बेसिकली, है ना। उसके बाद क्या करते हो, रिसर्च डिजाइन की तैयार करने के बाद आप क्या करते हो, डिवाइस और जो डाटा है उसका ऑब्जर्वेशन करते हो, है ना। लास्ट में आप क्या करते हो, यहां पर आप डाटा कलेक्शन करते हो, सैंपल और डाटा का कलेक्शन करते हो, और लास्ट जो रहता है फाइनल, उसमें डाटा का आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। तो ये आपके 9 स्टेप हैं जो आपको रिसर्च प्रोसेस के दौरान देखने को मिलते हैं। अब यहां पर ऑप्शन में पूरे तो नहीं दिए उसने, 4 ही ऑप्शन दिए, अब आपको मैच करना है यहां पर, है ना। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि यहां पर आइडिया तो है नहीं, सबसे पहले आप करोगे लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, लिटरेचर रिव्यू के बाद में, लिटरेचर रिव्यू के बाद में क्या करोगे भाई, लिटरेचर रिव्यू के बाद में आप देखोगे क्या, आप देखोगे फाइंडिंग्स, है ना, आप उसकी फाइंडिंग्स देखोगे। फाइंडिंग्स के बाद क्या देखोगे, फाइंडिंग्स के बाद आप क्या देखोगे, कंक्लूजन देखोगे, कंक्लूजन के बाद उसकी यूटिलिटी देखोगे। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका यहां पर सही। तो ये आप देखेंगे बेसिक एक रिसर्च प्रोसेस का पूरा मैंने यहां पर खांचा आपको बता दिया, और यही आप पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट उतना आपको पढ़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, आप लोग के लिए इतना पेपर में निकाल के ला रहा हूं, नए नए पेपर हर चीज बनवा के ला रहा हूं, तो आप लोग से सपोर्ट चाहता हूं कि थोड़ा सा लाइक शेयर कर दें ताकि और भी साथियों तक क्लास पहुंच पाए। चलिए बोला है विच मॉडर्न थ्योरेटिकल अप्रोच इन रिसर्च ओरिजिनेटेड इंडिया, इनमें से कौन सी जो मेथड है ना, थ्योरेटिकल उसकी अप्रोच जो है वो आपकी इंडिया से आई है, भारत से आई है। चलिए बताइए क्या है भाई इसमें, ट्रांसलेशन स्टडी, सब अल्ट्रन स्टडी, रेस स्टडी या एथनिसिटी स्टडी। हाँ हाँ चलिए क्या होगा, हाँ ये मिक्स क्वेश्चंस है, मिक्स क्वेश्चन है बेसिकली आपके ये एक्चुअली में,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली आपके, देखो सब अल्ट्रन स्टडी जो है वो इंडिया की देन है ना, सब अल्ट्रन स्टडी इंडिया की देन 1982 1982 की देन है बेसिकली। उस टाइम पे ये आपकी आई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ इंडिया जो है ना, उसमें आपकी ये चीजें देखने को मिली थी। याद रखिएगा, जो आपकी सब अल्ट्रन स्टडी है बेसिकली, है ना। और इसमें होता क्या है, अगर मैं आप इसको बताऊं तो इसमें जो इंडियन स्कॉलर थे वो ट्रेंड किए गए, है ना, और उन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री को लिखना शुरू किया ना, क्योंकि भाई वेस्टर्न के जो थॉट्स अलग होते हैं, इंडियन जो ऑथर्स हैं उनके थॉट अलग होते हैं, तो उस हिसाब से इन लोगों ने लिखना शुरू किया। तो 1982 में इसकी शुरुआत हुई। अगर मैं बात करूं, है ना, और इसमें अगर मैं बात करूं तो जैसे प्राइमरी लीडर के बारे में बात करूं तो रंजीत गुहा है ना, रंजीत गुहा, जिन्होंने पीजेंट अपराइजिंग ऑफ इंडिया का जो मूवमेंट था उस पे किताब लिखी। तो ये किसके थॉट से लिखी? अपने इंडियन के थॉट से, है ना। पहले क्या होता था, जो अंग्रेज लिख के चलेगा उनको हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब बेसिकली हमने क्या किया, जो इंडियन ऑथर थे उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें भी मेंशन की। तो वही बेसिकली स्टडी है, सब लेटरल स्टडी हो गई। उदाहरण में मैंने आपको रंजीत गुहा का उदाहरण दिया। इसके अलावा एक और स्कॉलर हैं जो कि आपकी काफी फेमस है, नाम उनका है बेसिकली आपका गायत्री चक्रवर्ती, है ना, गायत्री चक्रवर्ती करके हैं, वो एक आपकी स्कॉलर हैं। तो याद रखिएगा, इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या दे रहे हो, चीजें दे रहे हो, तो वो आपकी कहलाती है सब लेटरल स्टडी। ठीक है, चलिए अगला है द बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग पीपल ऑफ इक्वल स्टेटस इन हायर एजुकेशन। इक्वल स्टेटस के लिए भाई साहब कौन सा कम्युनिकेशन बेस्ट होगा? इक्वल की बात हो रही है यहां पर, है ना, इक्वल, सब एक ही लेवल पे हैं, तो कौन सा कम्युनिकेशन बेस्ट होगा ये आपको बताना है। सभी एक ही लेवल पे हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन बेस्ट होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का? चलिए, तो मेरे हिसाब से सभी को पता है भाई, एक ही लेवल पे हैं, ये मेरा कलीग है, ये भी मेरा कलीग है और ये भी मेरा कलीग है, तो मैं इस तरह से बात करूंगा डायरेक्ट। अब इस तरह से बात करूंगा तो ये लकीर है कैसी, हॉरिजेंटल, तो कम्युनिकेशन भी क्या कहलाएगा, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहलाएगा, सिंपल है। इसी प्रकार आपका डायगोनल क्या होता है भाई, ये बॉस हो गया, ये बॉस हो गया, है ना, यहाँ पर एम्प्लॉय हो गया, तो ये जो डायगोनली आप बात करते हो, है ना, क्रॉस कनेक्शन, डायरेक्ट ना करके क्रॉस कनेक्शन आप इसको कह सकते हो, है ना। इसी प्रकार वर्टिकल, ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर है, वो वर्टिकल होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें क्लियर रही होंगी, है ना। जैसे हाँ, लोअर अपर लेवल बात कर ले, है ना, तो जाहिर सी बात है आपका क्या है, ये आपका डायगोनल हो गया, है ना। दूसरे डिपार्टमेंट वाले से बात कर ले, क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्ट कंपनी का बॉस आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स वाले से बात कर रहा है, तो वो बेसिकली आप देखेंगे, है ना। ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है ना कम्युनिकेशन का है, ठीक है, हाँ, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, would a TV channel launch for covering only engineering and technology subject is known as? भैया कौन सा टीवी चैनल है ये? एक तरह से आपका कैसा क्वेश्चन है, बहुत बहुत थैंक यू अभिषेक, 2 साल बाद, वेलकम। चलिए हाँ बताइए, इंजीनियरिंग के लिए बिल्कुल ये बता रहा हूं मैं आपको, एकलव्य करके है ना, एकलव्य करके है, टेक्नोलॉजी मॉडल है ना, टेक्नोलॉजी चैनल है एकलव्य करके, और ये इग्नू, जी हाँ, इग्नू प्लस आपका IIT, जी हाँ, इग्नू प्लस IIT, इनका ज्वाइंट वेंचर है एकलव्य करके। तो याद रखिएगा, इग्नू और IIT का ज्वाइंट वेंचर है एकलव्य। इसे बेसिकली आपका 2003 में, है ना, 2003 में शुरू किया गया था, 2003 में से
शुरू किया गया था, इसको आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है आपको यहां पर देखने को मिल जाए, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ज्ञान दर्शन की बात करूं, ज्ञान दर्शन जो है ज्वाइंट वेंचर है किसका, एमएचआरडी का ना, एमएचआरडी का ये, एमएचआरडी के द्वारा चलाया जाता है ज्ञान दर्शन। बेसिकली आपका साथ में आपका प्रसार भारती इग्नू जो है इसकी नोडल एजेंसी का काम करती हैं। इसे 2000 में लॉन्च किया गया था और ये भी आपका क्या है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं ज्ञान दर्शन में आपको देखने को मिलते हैं, है ना, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, मैं उसको सुधार देता हूं क्वेश्चन को, अगर यहां पर मिस्टेक देखने को मिलेगी। अरे बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू अभिषेक। हाँ, 1 + 4 = 5 लिखा है, देखिए 1 + 4 = 5 लिखा है, 2 + 5 = 12 लिखा है, 3 + 6 = 21 लिखा है, 9 + 12 = 7 लिखा है ना। अब आपको यहां पर सॉरी 9 + 2 7 नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन मार्क के इक्वल है, ठीक है। हमें 9 + 12 का सीक्वेंस बताना है कि 9 + 12 कितने के इक्वल होगा, ये आपको बताना है। चलिए कांटेक्ट नंबर मेरा वही वाला है ना, यही मेरा नंबर है अभिषेक, 7049240399, यही मेरा नंबर है, ये चेक कर लेना। चलिए हाँ, क्या लॉजिक चल रहा है यहां पर, सोचिए क्या लॉजिक चल रहा है भाई। हाँ, 1 और 4 में कुछ करने पर 5 आ रहा है, 2 और 5 में करने पर 12 आ रहा है, 3 6 में करने पर 21 आ रहा है, 9 और 12 पे पूछा जा रहा है क्या आएगा। तो लॉजिकली देखें, 1 + 4 × 1, 1 + 4 × 1 5 होगा। ऐसे ही 2 + 5 × 2, 5 × 2 कर दिया तो भैया 12 आ गया, 5 दूनी 10 और 2 12। ऐसे ही 3 + 6 × 3, तो 6 3 18, 18 और 3 हो गया 21। तो ऐसे ही यहां पर 9 + 12 × 4, 12 चौका 48, 48 और यहां पर आप 9 करेंगे, 48 और 9 आपका हो जाएगा 57, यही होगा। चेक करो क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा भाई। हाँ नहीं, क्योंकि यहां पर नंबर और आगे जाएगा, ये 3 + 6 ये हो गया कितना 21। अब देखिए यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, अब शुरुआत यहां पर किससे हो रही है, देखिए 9 से हो रही है ना। तो भैया 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। तो जाहिर सी बात है 3 में 3 का गुणा हो रहा है, 1 में 1 का गुणा हो रहा है, 2 में 2 का गुणा हो रहा है, तो भैया 9 में भी 9 वाले का ही गुणा होगा। तो 9 + 12 × 9 आंसर कितना हो जाएगा, 12 9 108, 108 + 9 117 आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाना चाहिए 117, यहां पर आंसर होना चाहिए, ठीक है। 117 यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, 1 है तो 1 का गुणा कर रहा है 4 में, 2 है तो 2 का गुणा कर रहा है, 3 है तो 3 का गुणा कर रहा है, 9 है तो यहां पर 12 × 9 किया है ना, और 9 उसमें ऐड कर दिया, तो 117 यहां पर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिएगा, यहां पर बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 2 स्टेटमेंट बोथ ऑफ विच कैन नॉट बी ट्रू, विच आर दूस स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है जो दोनों ही ट्रू नहीं है, आपको वो बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, पहला बोला जा रहा है कि डायनासोर जो थे बिकम एक्सटिंक्ट इन क्रेटाकोरस पैलियोलिथिक इरा, है ना, जो क्रेटासियस पूरा पाषाण युग है उसमें डायनासोर विलुप्त हो गए थे। दूसरा बोल रहा है डायनासोर वर डिस्ट्रॉय आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर। भैया डायनासोर कब विलुप्त हुए, जब आपका बारूद का आविष्कार हुआ था। फिर बोला जा रहा है डायनासोर पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल में ढलने में विफल रहे, इसलिए वो निकल लिए। फिर बोला जा रहा है डायनासोर को चिड़ियाघरों में सुरक्षित किया गया होता तो शायद डायनासोर बच जाते। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सत्य नहीं है ना, कौन सा सत्य नहीं है। बहुत ही हंसी मजाक वाला क्वेश्चन है ना। तो मेरे हिसाब से आप तुरंत आंसर कर सकते हैं कि भैया डायनासोर जब थे ना तो इंसान ही नहीं था, है ना। तो जाहिर सी बात है
गन पाउडर की तो बात ही नहीं होती यहाँ पर, है ना। इसी प्रकार आप देखिए, इसी प्रकार आपका चौथा, चिड़ियाघर नाम की चीज थी नहीं। तो कई बार ऐसे हंसी मजाक वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में दे देता है, जैसे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से लॉजिकली भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तब भी आप सही कर सकते हो, उसको तो गलत करना ही नहीं है। तो दूसरा और चौथा इसका सही होगा, मतलब गलत होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से क्लियर है सभी को क्वेश्चन ये वाला। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए यहां पर डीआई का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है इसमें, डीआई का इसने एक ही क्वेश्चन दिया है ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको डाटा दे रखा है यहां पर, है ना। डाटा दे रखा है 2004 से 2005 और 2011 से 2007 आपका 12, है ना, 2012 ये, है ना, तक 8 वर्ष की अवधि में रेलवे सामग्री की मांग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है ना। रेलवे में कितनी वृद्धि हुई है ये आपको बताना है, बस, और कुछ भी नहीं बताना है, ये आपको बताना है। चलिए कैसे करेंगे भाई साहब ये क्वेश्चन, हाँ कैसे करेंगे क्वेश्चन। हाँ, 2011-12 में देखिए, 2011-12 में देखिए आप कितना क्या था, है ना। 2011-12 में आप देखेंगे तो यहां पर मांग कितनी है 450, और यहां पर कितनी थी 400, कितना बड़ा है 50, किसके रिस्पेक्ट में, 400 के रिस्पेक्ट में, गुणा कितना 100 कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा 50/4, 25/2, 12.5, आंसर आ गया 12.5%। सी ऑप्शन आंसर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना इजी है, काजल जी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, 400 था रेलवे का, अब 450 हो गया, 50 से बड़ा है, 400 के रिस्पेक्ट में, सॉल्व कर लो, 12.5% आ जाएगा, है ना। 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इतना इजी क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों लोग डीआई से डरते हैं, काफी इजी क्वेश्चन आपको सेट में यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बोल रहा है रेक्टर शब्द के अक्षर अव्यवस्थित हैं, यदि उन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सब्जी का नाम बनता है ना। और आपको बोला जा रहा है तो इस प्रकार बनी हुई जो सब्जी होगी उसका पहला और आखिरी अक्षर क्या होगा, यह आपको बताना। अब रेक्टर से क्या बन सकता है भाई, कौन सी सब्जी बन सकती है, यह आपको बताना है। ए से कोई सब्जी होती है जो टी पे खत्म हो, सी से भाई कोई होती है, टी से भाई टमाटो तो ओ पे खत्म होता है तो वो होगा नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे सी है, तो आपने कैरेट खाई होगी, CARROT, है ना। कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, गाजर खाई होगी आपने, हाँ देख के ही समझ में आ गया इसमें गाजर। चलिए जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे ना तो कमेंट होने लगेंगे, है ना। सब्सक्राइब कर लो आप चैनल को, तो आपके कमेंट आने लगेंगे अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, कैरेट सी से शुरू होगा टी पे खत्म होगा, सी से शुरू होगा टी पे खत्म होगा, और कोई बनने नहीं वाला यहां पर, चेक कर लो भाई। और कोई सब्जी बना रहे हो, बिल्कुल गाजर इसका सही आंसर हो जाएगा, कैरेट CNT आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है पजल वाला क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि जो बीच वाला खाली हिस्सा दिख रहा है ना, कौन सा खाली हिस्सा, ये खाली हिस्सा है आपका, इस खाली हिस्सा में कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। इस खाली हिस्सा में कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है, आपको बताना है इस खाली हिस्से में कौन सा नंबर आने वाला है ना। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए बुक के लिए तो ऐसा आपको सेट के लिए तो कोई बुक आती नहीं है ना। आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे 10 ईयर के, वो लगा लीजिए तो काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना, तो वो जरूर लगाइएगा। चलिए अब यहां पर एक देखिएगा, अगर मैं ये चारों को इकट्ठा करूं तो 9 9 3 3, है ना, 9 9 3 3, तो इस एक डब्बे के अंदर आप देखेंगे इसका योग अगर देखेंगे तो 9 और 9 18, 18 और 6 टोटल होगा 24। ऐसे ऊपर वाले में भी देखेंगे तो इसका भी टोटल सम हो रहा है 24, इस वाले का भी हो रहा है 24, है ना। तो इस वाले का भी 24 होना चाहिए, तो 3 और 3 6 है, 6 और 6 12 है, तो 12 यहां पे होना चाहिए और तब जाके यहां पे 24 होगा। तो 12 कब होगा, जब यहां पर 6 हो, यहां पर 6 हो, तो आंसर यहां पर हो जाएगा 6 6 6 6, यहां पर आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ 6 6, क्योंकि सभी जो डब्बे हैं उनका योग आप चेक कीजिए 24 हो रहा है,
कीजिए भाई, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 9 और 9 18, 18 और 6 24, तो ये वाले डब्बे का भी 24 होगा। अब 24 होगा तो जाहिर सी बात है ये 6 और 6 12 ही है, तो 12 और चाहिए, तो 6 और 6 12 होते हैं। एक ही ऑप्शन है जो 12 करवाएगा, वो है सी ऑप्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हाँ, मशीन को देखिए, यहां पर इसने ये लिखा है, डेंजर को पूछा जा रहा है क्या लिखेगा। मशीन को इसने लिखा है ये कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन। अभी भी मैं कह रहा हूं, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है भैया, पढ़ लो कोडिंग डिकोडिंग, एक क्वेश्चन 100% आएगा। चलो देखो यहां पर आप, मशीन MACHINE है ना, MACHINE, 19 7 9 14 15 20 और 11, ये लिखा है इसमें। अब आपको यहां पर देखना है कि किस हिसाब से चल रहा है। तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो आप सभी को पता है M होता है 13, ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, ये आपका 14 होता है, ये 5 होता है। तो 13 से आपका 19 हो रहा है यानी +6, 1 से 7 +6, 3 से 9 +6, 8 से 14 +6, 9 से 15 +6, 14 से 6 20 +6, 5 से 11 +6, तो सभी में +6 कर रहा है यहां पर। अब सभी में +6 कर रहा है तो जाहिर सी बात है +6 कर रहा है, तो यहां पर डेंजर DANGER, डेंजर। अब इसमें +6 करेगा तो 4 1 14 7 5 और 18 कर दो भाई, +6 जल्दी से। हाँ, +6 कर दीजिए जल्दी से। कितना हो गया भाई, ये हो गया 10, ये हो गया 7, ये हो गया 20, ये हो गया 13, ये हो गया 11, ये हो गया आपका 24। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 720, 10 720, 13 11 24, 10 720, 13 11 24। डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप कर सकते हैं। बस आपको कोडिंग डिकोडिंग में ABCD याद है, दूसरा आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रखी है, अच्छे से आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं यहां पर बढ़ता हूं, जो कि एक न्यूमेरिकल डेटाबेस क्वेश्चन है, जहां पर आपको नंबर दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन मार्क में पूछा जा रहा है क्या आएगा। तो लॉजिकली आप देखेंगे 4 8 20, तो ये 4 8 20 कैसे आएगा, 4 8 20 कैसे आएगा, 4 + 8 × 2 कर दूं तो 8 दूनी 16 और 2 20 हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए 9 3 15, तो 9 3 15 को लिख सकता हूं 9 + 3 × 2, 3 दूनी 6 + 9 15 हो गया। ऐसे ही 6 6 क्वेश्चन मार्क, तो इसको लिख सकता हूं 6 + 6 × 2 18 आपका आंसर हो जाना है, 18 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। ऑप्शन डेट की तरह लगा, कोई नहीं, प्रैक्टिस से हो जाएंगी चीजें। नंबर से, लेटर से नंबर कोडिंग वाला क्वेश्चन था एक्चुअली वो, है ना, लेटर टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन था पिछला वाला। और ये वाला तो बिल्कुल क्लियर है, पहले वाले नंबर को जोड़ रहा है दूसरे वाले का डबल करके, है ना, दूसरे वाले का डबल करके जोड़ रहा है तो तीसरा नंबर आपका आ रहा है। ये लॉजिक आपका यहां पर दे रखा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बोला जा रहा है द सम ऑफ 3 नंबर इज 102, रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3 एंड थर्ड एंड सेकंड में जो रेशियो है 5:3 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा। तो कुछ नहीं है, सेम रेशियो बना लीजिए भाई, ए बी और सी है, तो जाहिर सी बात है ए और बी का रेशियो है 2:3 और बी और सी का रेशियो आप देख रहे हो कितना है 5:3। तो यहां पर जो सेकंड नंबर है दोनों में डिफरेंट है, इसको सेम बना दीजिए। तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का, यहाँ पर 3 का हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9। तो पहला नंबर 10, दूसरा 15, तीसरा 9, तीनों का सम कर लीजिए, 10 और 15 25, 25 और 9 34, 34 यूनिट इक्वल है कितने की, 102 की, है ना। 34 है 102 की, तो 3 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट गया। 1 यूनिट आ गई कितने की, 1 यूनिट आ गई 3 की। क्वेश्चन में सेकंड नंबर पूछा है, सेकंड नंबर क्या है 15 है, 15 × 3 कितना आ जाएगा 45, इसका आंसर आ जाएगा।
45 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 45 45। सर इस तरह के मेरे से नहीं होते। देखिए एमपी आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रैक्टिस, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ रीजनिंग उतना ज्यादा बनेगी। और मैथ रीजनिंग तो मैं अभी भी बोलता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, है ना। 100% मार्क्स आएंगे, एक मार्क्स भी नहीं छूटेगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। आज क्या हुई है, 11 तारीख हुई है, 27 को पेपर है, अभी भी 15 दिन का पूरा पूरा समय है। इन 15 दिनों में अगर आपने मैथ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा ली ना, 100% मार्क्स आने वाले, एक मार्क्स नहीं कटेगा। मतलब आप देखोगे तो 50% वेटेज देखोगे तो यही है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपका डीआई हो गया, और आपका आरसी हो गया। तो 50% वेटेज तो इन्हीं का है। अगर आप ये चार चीजें कर लेते हो तो 50 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, और वो भी ऐसे मार्क्स है जो 100% सिक्योर है। भाई जीएस क्वेश्चन तो किसी के 100% नहीं हो सकते, लेकिन मैथ रीजनिंग डीआई आरसी ये ऐसा है कि आप 100% अचीव कर सकते हो। बस 15 दिन है, अच्छे से कर लो, 50% मार्क्स आराम से यहां पर आप स्कोर कर सकते हो 4 टॉपिक से। चलिए अगला देखिएगा, यहां पर बोला जा रहा है द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच डिविजिबल बाय 3 4 5 6 8। भैया कौन सा नंबर है जो आपका डिवाइड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना एग्जाम में, तो इसको 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं, है ना। 2 से 3 तरीके कैसे होते हैं भाई साहब, है ना। 2 से 3 तरीके कैसे होते हैं, एक होता है ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से चेक करते जाओ, ऑप्शन से ही चेक करते जाओ। जैसे पहला ऑप्शन है 900, है ना। यहां पर देखिए क्या बोला है, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रहा है, तो सबसे छोटा होगा 900। 900 को चेक करो भाई, 3 से डिवाइड हो जाएगा सर। 4 से हो जाएगा सर। 5 से हो जाएगा सर, है ना। इसी प्रकार आपका 3 से 6 से हो जाएगा सर। 8 से लेकिन नहीं होगा, 8 से लेकिन नहीं होगा, है ना। तो सिंपल डिविजिबिलिटी का रूल है। आपने अगर पढ़ा है कि विभाज्यता का नियम, कि भाई कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, जब नंबर का सम 3 से डिवाइड हो। 4 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट के 2 डिजिट 0 हो या 4 से डिवाइड हो। ऐसे ही आपने 5 से कब डिवाइड होगा, जब आपका आखिरी में 2 0 हुआ जाए तो 5 से डिवाइड हो जाए, 0 हो तो डिवाइड हो जाएगा। 6 से कब होगा, जब 3 और 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे 8 से कब डिवाइड होता है, जब तीनों डिजिट लास्ट के जो होते हैं पूरे डिवाइड हो, है ना। तो ये आपका 900 जो है पूरा डिवाइड कभी नहीं होने वाला, है ना। तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन चला गया है यहां पर खल्लास। दूसरा ऑप्शन देखिए 1200। 1200 भाई 3 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। 8 से फिर नहीं होगा। 8 से फिर होगा क्या, चेक करो। 8 से फिर होगा क्या भाई, हाँ 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या, हाँ 8 से डिवाइड हो जाएगा यहां पर ये, हाँ 1200 8 से भी हो जाएगा डिवाइड, है ना। 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। 600 600 का आधा 300, 300 का आधा 150, तो 1200 यहां पर आपका डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 1200 ध्यान दीजिए, 1200 स्क्वायर है क्या किसी नंबर का, नहीं है। अब ध्यान दीजिए 1200 स्क्वायर है क्या किसी का नंबर का, नहीं। उसने बोला ना परफेक्ट स्क्वायर, भाई ये 30 का स्क्वायर है ना, 30 का स्क्वायर है। ये आपका किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है। 1200 डिवाइड तो हो रहा है लेकिन स्क्वायर है क्या, नहीं है, है ना। डिवाइड तो हो रहा है 8 से लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नंबर चला गया। ऐसे ही 2500 आप चेक कर लीजिए। 2500 जो होगा 8 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। 2500 8 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आएगी, हमें पॉइंट में चाहिए नहीं, है ना। तो आखिरी आंसर बचता है 3600। 3600 आप चेक कर लो, सभी से डिवाइड हो रहा है ना। सभी से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इस चीज का आपका ध्यान रखना है ना। तो सिंपल है, क्वेश्चन अच्छा था। कई बच्चे यहां पर 1200 में फंस जाते, वो देखते नहीं। लेकिन 1200 आप सभी को पता है 1200 क्या है, स्क्वायर नहीं है ना। तो कई बच्चे फंस जाएंगे यहां पर कि 8 से तो सभी से डिवाइड हो गया लेकिन स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो क्वेश्चन आप खुद देख रहे हो बहुत इजी है, लेकिन जल्दबाजी में क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, जल्दी में आप 1200 टिक कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपको आर्ग्यूमेंट दे दिया है और आपका इन्फेरेंस दे दिया है। अब आपको बताना है क्या है भैया, ये पढ़िए। बोला जा रहा है
द CBCS syllabus has been introduced to facilitate credit transfer of students. उसका रीजन अनुमान बोल रहा है द CBCS syllabus is not at all useful for all students seeking credit transfer. अब आपको बताना है ये जो है ये सही है कि गलत है। हाँ, ये आपका कैसा है? हाँ, अब देखिए जब आपके आर्गुमेंट में बोला जा रहा है कि CBCS का जो सिलेबस है वो इसलिए दिया गया है कि क्रेडिट ट्रांसफर आप कर सके स्टूडेंट्स में, है ना, क्रेडिट ट्रांसफर आपका किया जा सके स्टूडेंट्स में, यही बोला जा रहा है कि भैया क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा के लिए शुरू किया गया CBCS का जो पाठ्यक्रम है। अब इसके अनुमान में बोला जा रहा है कि CBCS पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है जो क्रेडिट ट्रांसफर नहीं चाहते। तो आप देखिए, आप ऊपर वाले को देखेंगे तो ये बिल्कुल ही क्या कर रहा है, उसको गलत बता रहा है। ऊपर वाले को आप देखेंगे तो उसको बिल्कुल ही गलत बता रहा है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्योंकि भाई जब आर्गुमेंट में आपने बोल दिया कि हाँ वो चीज दी गई है और आप नीचे ही उसको क्या बोल रहे हो, एकदम गलत बता रहे हो, उल्टा ही बोल रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिसाइडेड टू कलेक्ट एस मेनी रुपी फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ ग्रुप एज द नंबर ऑफ मेंबर्स इफ टोटल कलेक्शन इज 2209 देन नंबर ऑफ मेंबर इन ग्रुप इज। चलिए क्वेश्चन है कि छात्रों के एक समूह ने समूह के प्रत्येक सदस्य से सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए इकट्ठा करने का निर्णय लिया और कुल संग्रह अगर 2209 रुपए का हुआ है तो संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। चलिए हाँ, जितने आपके बोला जा रहा है मेंबर हैं ग्रुप में उतने ही आपका क्या किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, जो कि बराबर है किसके, जो कि बराबर है आपके टोटल के, है ना। मान लो आपके एक्स ग्रुप है ना, मान लो आपका एक्स लोग हैं और एक्स ही पैसा लिया जा रहा है, तो एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और ये बराबर है 2209 के, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2209। अब 2209 जाहिर सी बात है किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 50 का आप सभी को पता है स्क्वायर होता है 2500, है ना। 49 का होता है 2401, है ना। ऐसे ही 48 का होता है 2304, 47 का होता है 2209। तो ये x जो है किसका है, 47 का है, आंसर 47 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्वायर ये आने चाहिए। मैंने ऑलरेडी जो कोर्स बच्चे ले चुके हैं पेपर 1 का, तो उनके लिए मैंने मैथ्स की ट्रिक सिखाई है, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, ये ट्रिक मैंने पूरी सिखाई है मैथ्स के। उसमें आप अगर लेक्चर देखेंगे, वैदिक मैथ्स करके एक फोल्डर होगा, उसमें देखिएगा जाके, तो उसमें मैंने 1 से लेके 120 तक के स्क्वायर निकालना इजिली आपको सिखाया है, बिल्कुल चुटकियों में, है ना, बिना मेहनत के। तो जाहिर सी बात है 47 का बेसिकली ये है आंसर हो जाएगा 47। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 पाइप A and B fill the tank in 24 and 32 minutes. If both are open simultaneously, after how much time should be closed? Then tank is full in 18 minutes. भैया B को कितनी देर में बंद करें, B को कितनी देर में बंद करें कि जो टंकी है आपकी भर जाए पूरी की पूरी, ये आपको बताना है। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। हाँ, A and B दोनों भर रहे हैं, 24 से भर रहा है, ये 32 से भर रहा है। एल्शियम ले लीजिए भैया, 24 और 32 का एल्शियम कितना आएगा। हाँ, 24 और 32 का एल्शियम ले लीजिए, कितना आएगा भाई, 4 छंग 24, ये 8 गुणा 3 है, ये 8 गुणा 4 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 का, 96 एल्शियम आएगा। तो ये हो जाएगा 24 चौको, ये हो जाएगा 32 तिया, है ना। अब बोला जा रहा है दोनों ने साथ में खोल दिया गया है और कितने देर के बाद बंद करें कि टैंक जो है आपका 18 मिनट में भर जाए, ये आपको पूछा जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है ना। टोटल हमें भरना है कितना, 96, है ना।
टोटल हमें 96 भरना है और हमें कितने देर बाद टंकी को बंद करना है ये आपको बताया जा रहा है। अगर मैं बोलूं दोनों मिलके भरते टंकी तो 7 से भरते 96 भरना पड़ता है ना, तो टोटल टंकी भरने में समय लगता 96/7, ये आपका टाइम लगता अगर दोनों साथ में इकट्ठा शुरू से आखिरी तक भरते। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आप देख रहे हो यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर जो बेसिकली है आपका बी बंद कर दिया जा रहा है और टंकी टोटल केवल और केवल 18 मिनट में भर रही है, यह आपको बताना है। तो आप खुद देखिए कि जो 18 मिनट में टंकी भर रही है तो ए तो शुरू से लेके आखिरी तक 18 मिनट तक चला, तो शुरू से आखिरी तक 18 मिनट तक भर रही है टंकी, तो ए ने 18 गुणा 4 भरा होगा। 18 चौको कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72 हो जाएगा, 8 चौको 32, ठीक है 72 भरा होगा। तो ये जो बाकी बचा है ये किसने भरा होगा, इनका डिफरेंस बी ने, तो बी ने कितना भरा होगा 96 माइनस 72, 96 माइनस 72 मतलब 24 भरा होगा। 24 किससे, 3 से, 3 से भरा होगा मतलब 8 मिनट तक भरा होगा, 8 मिनट तक भरा होगा। इसका मतलब है कि बी ने 8 मिनट तक भरा, उसके बाद नल बंद कर दिया, तो आंसर हो जाएगा 8 मिनट, 8 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए भाई साहब, फिर से समझिए। पहला काम था 24 और 32 का एल्शियम लिया, टोटल टंकी में आएगा पानी 96, ये 4 से भरेगा ये 3 से भरेगा, दोनों मिलके भरते तो भैया 96/7 हो जाता, लेकिन ऐसा था ही नहीं। उसने बोला है कि 18 मिनट में टंकी पूरी भर रही है। इसका मतलब है कि 18 मिनट में टंकी कैसे पूरी भरेगी, जब ए शुरू से लेके आखिरी तक 18 मिनट तक भरेगा तब, है ना। फिर से समझा देता हूं भाई, जिन बच्चों को समझ नहीं आया एक बार फिर से समझो, है ना। ये देखो ए है बी है, ए का टाइम 24, इसका टाइम 32, क्या करते हैं हमेशा एल्शियम लेते हैं, एल्शियम लेंगे 24 और 32 का कितना आएगा 96, 24 को 96 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आएगा कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार, इसमें भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। अब बोला जा रहा है कि ए जो है आखिरी तक भर रहा है क्योंकि बी तो बंद कर रहे हैं, तो ए जब आखिरी तक भर रहा है कितनी देर तक भर रहा है, 18 मिनट तक भर रहा है 4 की स्पीड से, तो 18 चौको 72, तो 72 भरेगा टोटल टंकी शुरू से आखिरी तक। अब भरना तो 96 था, ए ने 72 भर दिया, भरेगा कौन बाकी, तो बी बाकी भरेगा, बी बाकी भरेगा कितना 96 माइनस 72 यानी 24, कितने की स्पीड से, 3 की स्पीड से, तो टाइम हो जाएगा 24/3 यानी 8 मिनट। तो बी 8 मिनट तक भरा, इसका मतलब है 8 मिनट के बाद आपका क्या बंद कर दिया गया, नल बंद कर दिया गया और आखिरी तक ए ने भरा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो पाइप एंड सिस्टम आपको बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा, एल्शियम लेने नहीं आता है तो दिक्कत जाने वाली है दोस्तों, है ना। तो एल्शियम लेना, टाइम एंड वर्क ये पढ़ लोगे तो पाइप सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन यहां पर दे रखा है दोस्तों कि इन द गिवन डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैन, स्क्वायर रिप्रेजेंट टॉल मैन, ट्राइंगल रिप्रेजेंट आर्मी, देन विच आर्मी ऑफिसर, है ना, आर्मी ऑफिसर कौन है ये आपको बताना है, जो टॉल है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, टॉल है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आपको बताना है। सर्कल जो है स्ट्रॉन्ग मैन को दर्शा रहा है, स्क्वायर जो है टॉल मैन को दर्शा रहा है, और जो ट्रायंगल है आर्मी को दर्शा रहा है। तो भैया हमें आर्मी वाला चाहिए जो लंबा तो हो लेकिन स्ट्रॉन्ग ना हो, मतलब इन दोनों में कॉमन हो। अब इन दोनों में कॉमन हो तो भैया 4 नंबर है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है कि भाई आर्मी वाला है, साथ में लंबा आदमी होना चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन है 4, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग मैन नहीं चाहिए, है ना। चलिए तो सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट देख के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिएगा, हाँ हाँ सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा।
क्या बोला जा रहा है कि भाई 6 जो है लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, है ना। 6 लोगों की एक टीम का चयन करना है और शर्तें आपको दे रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है ना। लड़के जो है ABCD है, लड़कियां PQRT हैं, इसमें से 6 लोगों को हमको चुनना है टोटल, है ना। 6 लड़के आपके हैं और 5 लड़कियां यहां पर दे रखी हैं, जिसमें से हमें 6 लोगों को चूज करना है। अब बोला जा रहा है A और जो D है टीम में होंगे साथ में, B और E जो है साथ में नहीं हो सकते, D जो है P के साथ नहीं हो सकता, C जो है S के साथ हो सकता है, और सॉरी नहीं हो सकता है, B और R नहीं हो सकते, S और T साथ में हो सकते हैं। अब बोला जा रहा है भाई साहब यदि E 4 सदस्यों के लड़का होना है तो E के अलावा अन्य सदस्य है होगा। If 4 member including E have to be a boys, then a member other than E are। अब ये आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको लग सकता है टाइम। जैसे पहली कंडीशन पढ़े हैं तो हम यहां पर बोला जा रहा है A और D साथ में आएंगे, तो A D साथ में आ गए, टोटल कितने हैं 6 लोगों को लाना है। तो अभी भी कितने लोग बचते हैं यहां पर भाई, टोटल 5 लोग बचते हैं, 4 लोग बचते हैं। दूसरा बोला जा रहा है कि जो B होगा E के साथ में नहीं जाएगा, B जो होगा E के साथ में नहीं जाएगा, है ना। और आपको क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है कि टीम में E तो है ही, क्वेश्चन में बोला जा रहा है E तो है ही टीम में, तो E तो है ही टीम में, तो भैया B के साथ E नहीं जाएगा तो B यहां पर काम खत्म हो जाता है सेकंड पॉइंट का। फिर बोला जा रहा है D के साथ P नहीं जाएगा, D कैन नॉट गो विथ P, तो P भी यहां पर नहीं आने वाला भाई साहब। फिर बोला जा रहा है कि C के साथ आपका कौन नहीं जाएगा, S नहीं जाएगा, है ना। C के साथ S नहीं जाएगा, और ये बोला जा रहा है कि भाई S और T साथ में जाएंगे, S और T जो है साथ में जाएंगे, है ना। और C के साथ S जा नहीं सकता, तो भाई C और S देखिए किस ऑप्शन में साथ में है, क्या C और S साथ में है क्या किसी ऑप्शन में, है ना। S और T जहां भी होंगे साथ में होंगे, S और T जहां भी होंगे साथ में होंगे, और आपका C के साथ आपका S नहीं जा सकता। चलिए अब इसको कोशिश कीजिए, 3 जगह खाली है यहां पर, और क्या हो सकता है यहां पर, और 4 लड़कों का होना जरूरी है ना। हाँ, क्या होगा इसका आंसर कीजिए। हाँ, डी बोल रहे हैं ADEBCFQR। अब ADE तो होना है ना, तो A और D तो होना है। आप चेक कीजिए, ये ऑप्शन में A और D नहीं है, देखिएगा, है ना। ये ऑप्शन में AD नहीं है, ये ऑप्शन में AD नहीं है, 2 ऑप्शन वैसे कट जाएंगे आपके। अब यहां पर देखिए B ऑप्शन देखिए, और ये देखिएगा ACDFQ, है ना। अब यहां पर D के साथ P नहीं जाएगा, C के साथ S नहीं जाएगा, S के साथ T जाएगा, और B के साथ R जाएगा, ठीक है। S के साथ D जाएगा और D के साथ, अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं यहां पर। 2 ऑप्शन में देखिएगा आप कौन सा हो सकता है इसमें, और इसमें बोला जा रहा है कि 4 लड़के होने चाहिए, 4 मेंबर बॉय। तो A लड़का है, B लड़का है, D लड़का है, F लड़का है, तो यहां पर 5 लड़के हो रहे हैं। देखिए यहां पर 5 लड़के हो गए, क्योंकि A से लेके F तक जो है लड़के हैं, तो यहां पर 5 लड़के हो जाएंगे, क्योंकि E तो है ही यही टीम में, तो ये ऑप्शन भी चला गया। तो C ऑप्शन यहां पर बचता है, वो आंसर हो जाएगा, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, बट अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आप यहां पर देखेंगे ये 3 लड़के हो गए ADF, और एक लड़का हो गया E, है ना। ADF हो गया, और साथ में आपका S और T हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। C ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। B इसलिए नहीं होगा क्योंकि B में आप देखोगे, B में यहां पर लड़के ज्यादा हो जाएंगे, है ना। केवल एक ही लड़की होगी, क्यों, क्योंकि हमें बोला गया है कि 4 लड़के होने चाहिए, तो 2 लड़कियां होंगी, क्यों बस यहां पर लड़की बसती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। IoT का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है भाई साहब। IoT इंटरनेट ऑफ टास्क, इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, या इंटर डिपेंडेंसी ऑफ थिंग। चलिए बताइए। हाँ, IoT क्या है। IoT बेसिकली आपकी IoT क्या है बेसिकली आपका, जल्दी बताइए क्या है IoT। हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग, वेरी गुड, जल्दी बताइए, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। इंटरनेट ऑफ थिंग
हाँ, आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, है ना, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसमें सेंसर सॉफ्टवेयर सब कुछ आ जाए, वो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग है? वो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग है। आज की डेट में हर जो चीजें हैं वो सब आपकी किससे चल रही हैं? इंटरनेट से चल रही है। आपका मोबाइल इंटरनेट से चल रहा है ना, आपका सीसीटीवी कैमरा इंटरनेट से चल रहा है, बहुत सारी चीजें, टीवी इंटरनेट से चल रही है, कंप्यूटर इंटरनेट से चल रहा है। तो वही है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। बोला जा रहा है डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है एक्चुअली में? डिजिटल सिग्नेचर क्या है एक्चुअली में? चलिए जल्दी बताइए डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर, हाँ बिल्कुल, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? बहुत बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका, गुड इवनिंग। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? हैंड रिटन सिग्नेचर है, इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन है, वर्बली कम्युनिकेटेड मैसेज है, तो सभी को पता है डिजिटल सिग्नेचर क्या है। डिजिटली स्कैन सिग्नेचर है ना, डिजिटली स्कैन सिग्नेचर को डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, जो कि अलग अलग मैथमेटिकल एल्गोरिथम का यूज करके उसकी ऑथेंटिसिटी और आपका क्या चेक करता है बकायदा, इंटीग्रिटी यूज करता है। जब हम कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो उसमें एक तरह से टोकन का काम करता है बेसिकली, है ना, या मैं कहूं एक तरह से वर्चुअल फिंगरप्रिंट का काम करता है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, चलिए विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अगला है वेयर डस अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डाटा। भैया कंप्यूटर का जो डाटा है कहां पर आपका जाके ऐड होता है और आपका होता है वो, तो मेरे हिसाब से सभी को पता है। जैसे आप सभी का डाटा दिमाग में जाके कंपेयर होता है, वैसे ही आपका कंप्यूटर का डाटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाके होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाके आपका क्या होता है? कंपेयर होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे, सीपीयू पे। तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता है, उसी में आपका एक यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट और एक यूनिट होती है एएलयू, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। एएलयू बेसिकली आपका क्या है? लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली आपका क्या करती है? चीजों को, डाटा को कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए आगे। बैंडविड्थ ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इज मेजर ऑफ, जो बैंडविड्थ है वो डाटा कम्युनिकेशन में क्या है एक्चुअली है? फिजिकल डायमेंशन है, डाटा कम्युनिकेशन की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है या फिजिकल स्ट्रेंथ है? किसको बताती है बैंडविड्थ? हाँ, बैंडविड्थ क्या होती है? पढ़ा है बैंडविड्थ के बारे में? हाँ, जनरली आप देखते हो ना, पेन ड्राइव से आप जब यूएसबी से डाटा ट्रांसफर करते हो तो जो स्पीड आपको दिखाती है कि डाटा कितने से स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, या फिर जो केबल होती है उसकी सर बैंडविड्थ इतनी है, केबल है उसकी सर बैंडविड्थ इतनी है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं दे पाएगा। बैंडविड्थ क्या है? डाटा कम्युनिकेशन की कैपेसिटी, है ना, डाटा संचार की क्षमता को बैंडविड्थ के नाम से जाना जाता है। केबी जैसे बोलते हैं ना, कार्ड की कैपेसिटी कितनी है, केबी है, एमबी में है ना, ये सब बेसिकली आपकी क्या है? बैंडविड्थ है। किलो बिट्स में है, मेगा बिट्स में है ना आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, है ना। यहां पर आपको देखिए दे रखा है डाटा, अब यहां पर आपको लिस्ट को मैच करना है। हाँ, क्या है भाई साहब यहां पर नेटिजन है, मेमिक्स है, फ्लॉपी डिस्क है, सी प्रोग्रामिंग है, वहां पर है माइकल फेडरिक हुवन, वेनबर बुश, गॉर्डन मूरे, है ना, योशिरो नाकामास्तु और बजरेने स्टोस्टप। ये कुछ नाम दे रखे हैं, अब आपको बताना है ये इनका क्या योगदान रहा बेसिकली, ये आपको बताना है। हाँ, चलिए अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता हो सकती है शायद। जैसे फ्लॉपी डिस्क की बात करूं मैं, फ्लॉपी डिस्क जो है आपका, फ्लॉपी डिस्क जो है बेसिकली आपका, ये आपका जो दिया गया है ये योशिरे नाकामत्सु के द्वारा, है ना, योशिरे नाकामत्सु के द्वारा। ऐसे ही सी प्लस की बात करूं तो डेनिस प्रोग्रामर थे आपके, डेनिस प्रोग्रामर है सी के लिए। कौन? सी प्लस प्लस के लिए है आपके ब्रेजेन स्टार्टअप, है ना। तो ये इसके हो जाएंगे, तो बाकी आप मेल कर सकते हो अब यहां से, है ना। मेमेक्स और नेटिजन का क्या हो जाएगा?
हाँ, मेमिक्स का हो जाएगा वेन बियर बुश, मेमिक्स का हो जाएगा वेन बियर बुश, है ना। और नेटिजन का हो जाएगा माइकल फेडरिक हुवन। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट का फर्स्ट है ना, फर्स्ट का आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना, उस हिसाब से इसका आंसर बता देना। हो सकता है आंसर यहाँ पर ऊपर नीचे हो, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन का ऑर्डर है, ठीक है। हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन का ऑर्डर है जो मैंने आपको बता दिया। करेक्ट ऑप्शन ऑर्डर यही है, ये देख लेना, ठीक है। हाँ हाँ, मैमेक्स बेसिकली आपका डिवाइस है सब, है ना। ये करेक्ट ऑर्डर है पूरा का पूरा, है ना। तो अगर मैं मिला दूं, ए का हो जाएगा, ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का हो जाएगा सेकंड, है ना, सी का हो जाएगा आपका फोर्थ, और डी का हो जाएगा आपका फिफ्थ। ये करेक्ट सीक्वेंस होगा। ऑप्शन मैच कर लो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ऑप्शन चेंज कर लेना, ये ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। हो सकता है बनाने में मिस्टेक हो इसकी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। चलिए, हाँ, नेक्स्ट है रेड डाटा बुक जो है ये प्रोवाइड ऑथेंटिक डाटा देती है किस पे? रेड डाटा बुक की बात हो रही है भाई साहब। हाँ, रेड डाटा बुक की बात हो रही है। क्या है रेड डाटा बुक? हाँ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो एंडेंजर्ड स्पेसिस हैं, एनिमल है, प्लांट है, उनके बारे में डिटेल चीजें दी होती हैं, वो होती है रेड डाटा बुक, है ना, बेसिकली। और अगर बात करें इससे बेसिकली कौन जो लिस्ट फाइंड हुई थी, IUCN, आपने पढ़ा होगा IUCN के बारे में, इसका फुल फॉर्म आपको आ सकता है, याद रखिएगा। तो लिस्ट ऑफ आपका क्या है, लुप्त जो प्राय होने वाले हैं उनके आपकी क्या है, एनिमल्स की ये लिस्ट है, और IUCN के द्वारा बेसिकली दी जाती है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो याद रखिएगा IUCN को कब फाउंड किया गया था, या इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। 1946 में 1964 में रेड लिस्ट बेसिकली इसकी फाइंड की गई थी, याद रखिएगा। ऐसे ही आपकी ग्रीन डाटा बुक भी होती है, ऐसे ही आपकी ब्लू डाटा बुक भी होती है, ऐसे ही आपकी रेड डाटा बुक तो आपने देखी ली, है ना, येलो डाटा बुक भी होती है आपकी, है ना। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाई जाता है, ये आपको बताना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है कब मनाया जाता है? चलिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। हाँ, पहली बार 1957 में मनाया गया था, 1957 में, है ना। कब मनाया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, याद रखिएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है तब आपका मनाया जाता है बेसिकली इसे, है ना। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है। थीम अलग अलग होती है ना, थीम अलग अलग होती है। जैसे 2022 की थीम कुछ और थी, 21 की थीम कुछ और थी, तो एक बार देख लीजिएगा वो, है ना। नमस्कार, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा 1957 में पहली बार चालू हुआ था। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का हेडक्वार्टर पूछ रहा है कहां पर है भाई? IUCN, अभी मैंने बताया ना आपको, IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है ना। ये ग्रंथि नहीं, ग्लैंड लिखो बस, है ना, कहां पर है? चलिए बताइए, IUCN का हेडक्वार्टर अभी बताया मैंने, IUCN का फुल फॉर्म देखिए आपका आ गया, याद रखिएगा, ग्लैंड में है ये। ग्लैंड कहां है? स्विट्जरलैंड में है ना, स्विट्जरलैंड में है आपकी ग्लैंड, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है। ग्लैंड जो है स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है ग्लैंड, ठीक है। चलिए
अगला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ये आप सभी ने पढ़ा है ना। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल था? तो आप सभी ने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC। ये कन्वेंशन हुआ था आपका 1990, कब? 1992 में, है ना, 1992 में, जिसे हम जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से, या फिर इसे हम COP3 भी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ 3 वीक के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली इसमें मेन आपका उद्देश्य था आपका क्या करना, आपका बेसिकली चीजें करना, ठीक है। और अडॉप्ट 1997 में इसको किया गया था, है ना, और इफेक्टिव शायद दिसंबर 12 तक था, आई थिंक शायद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर आपका लिस्ट दे रखी है, अब आपको बताना है क्या कहां पर होने वाला है। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, और किसको क्या कहां पर कौन सा चीजें देखने को मिलेगी ये आपको बताना है ना। पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड बायोमास, आयोस्फेयर कहां पे होता है, मेट्रोरेट्स कहां पे होंगी, ओजोन गैस कहां पे होगी, ऑकरेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना कहां पे होगा, ये आपको बताना है। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन को तो आप अच्छे से कर लेंगे। हाँ, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ट्रोपोस्फेयर आप सभी को पता है, जो लोअर मोस्ट लेयर होती है ना, लोअर वाली जो लेयर होती है वो आपकी होती है ट्रोपोस्फेयर, है ना। सबसे जो लोअर लेयर होती है वही आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है, और जो लोअर लेयर होती है उसी में सबसे ज्यादा फिनोमिना होता है। जो भी फिनोमिना होगा ट्रोपोस्फेयर में होगा। तो पहले का तो भैया 5वां हो जाएगा, पहले का 5वां हो जाएगा, तो एक ऑप्शन ये कट जाएगा, एक ऑप्शन ये कट जाएगा, एक ऑप्शन ये कट जाएगा, बी ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा आंसर, क्योंकि भाई आप सभी को पता है जो भी रेनफॉल होना है ना, जो भी फॉग जमना है, जो भी क्लाउड होने, सब ट्रोपोस्फेयर का खेल है, सब ट्रोपोस्फेयर का खेल है ना। ऐसे ही आपका बाकी देख लीजिए, स्ट्रेटोस्फेयर आपका क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर होती है ना। ऐसे ही आपका मेसोस्फेयर हो गया। मेसोस्फेयर का क्या हो जाएगा भाई, मेसोस्फेयर का क्या हो जाएगा, मेसोस्फेयर का, हाँ, मेसोस्फेयर में उल्का पिंड आ जाएगी आपकी, मेट्रोइड्स आ जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। और यहीं पर जो उल्का पिंड होती है वो जल जाती है ना, मेसोस्फेयर में ही उल्का पिंड आके क्या हो जाती है, जलने लगती है ना। तो ये याद रखिएगा। ऐसे लास्ट जो है बेसिकली आपकी कौन सी लेयर होती है, वो आपकी होती है बेसिकली आइनोस्फेयर, या सॉरी थर्मोस्फेयर, जिसको हम क्या कह सकते हैं बेसिकली, जिसको हम कह सकते हैं आयन मंडल, है ना। तो इसका हो जाएगा ये, तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा बी ऑप्शन। चलिए अगला है NAAC का जो है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है किसका। चलिए NAAC, अब इसको आपने पढ़ा होगा फुल फॉर्म कोई बताएगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। आपने देखा होगा सब कॉलेज सर्टिफिकेट लगाती हैं कि NAAC ग्रेड इस तरह से आपका होता है ना, अलग अलग जो वैल्यू सिस्टम होती है वो एक तरह से रैंकिंग देती है अलग अलग कॉलेज को, NAAC जो है बेसिकली। और ये किसके अंतर्गत आती है ये आपको बताना है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये यूजीसी का, जी हाँ, यूजीसी का बेसिकली एक वो है, और 1994 में 1994 में इसको बेसिकली क्या किया गया था, लाया गया था, है ना। और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, इसे याद रखिएगा आप, क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है IQAC का कार्य क्या नहीं है, IQAC का कार्य नहीं है ये आपको बताना है।
IQAC। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, IQAC का काम कौन सा नहीं है? हाँ, IQAC क्या है भाई साहब? IQAC क्या है? इंटरनल इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेल, है ना, IQAC, है ना। बेसिकली आपका, हाँ, जो आपने अभी पढ़ा NAAC के बारे में, है ना, वही आपका क्या करता है? IQAC बनाता है। IQAC स्टेब्लिश करता है, जो कि है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, है ना। बेसिकली जब आप चेक करने जाते हैं किसी कॉलेज को, तो उसका काम बेसिकली आपका IQAC देखता है। तो इसका काम क्या होता है वो एक्चुअली आपको बताना है कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या नहीं होती हैं। चलिए, पहला है कि डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी पैरामीटर फॉर एकेडमिक एक्टिविटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये बिल्कुल सही है। फिर बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कशॉप एंड सेमिनार एंड क्वालिटी रिलेटेड थीम, ये भी सही है। फिर बोला जा रहा है एक्टिंग एज द नोडल एज सेंटर फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर रिलेटिव एकेडमिक, ये भी सही है। प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी सिलेबस फॉर डिफरेंट टीचिंग प्रोग्राम इन अपरोटिंग इंस्टीट्यूशन, ये गलत है। सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ, ज्योति जी अभी तो स्कूल 1 की चल रही है, एकलव्य का अगर होगा तो बैच मैच चालू किया जाएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर जो है भैया वो है आपका ये, है ना। सिलेबस की बात करें तो ये कुरिकुलम का काम जो होता है वो इंस्टीट्यूशन का ही होता है ना। कोई भी यूनिवर्सिटी है, सिलेबस वो डिसाइड करेगी क्या रखना है क्या नहीं रखना, है ना, कैसे पेपर करवाने, कब पेपर करवाने, वो करेगी। इसका काम नहीं है भैया, NAAC का काम नहीं है। सिलेबस आप डिसाइड करो, हम तो भाई बाकी चीज चेक करेंगे आपके यहाँ है कि नहीं है ना। बिल्कुल। गुड इवनिंग दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल काजल जी। चलिए, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजी कंसर्निंग फाउंडेशन ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इनमें से क्रोनोलॉजी आपको बतानी है, मतलब कौन पहले आई और कौन बाद में आई, इस तरह से आपको बताना है। किसकी शुरुआत पहले हुई है ये आपको बताना है। चलिए, हाँ, क्या क्या है? NCERT है, इग्नू है ना, और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। तीन ही है यहां पर, बस तीन ही है। तीनों में बताना है पहले कौन आया है ना। तीनों में बताना है पहले कौन आया है, ये आपको बताना है। चलिए, हाँ, सबसे पहले कौन आया है ये आपको बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराना आप यहां पर देखेंगे तो NCERT है, सबसे पुराना NCERT है। तो ये आपके ऑप्शन चला जाएगा और ये ऑप्शन भी चला जाएगा, दो ऑप्शन यहां पर चले जाएंगे। सबसे पुराना आप देखेंगे तो NCERT है ना। कब है NCERT? अगर मैं यहां पे लिख दूं NCERT जो है ये आपकी कब है? ये 1961 है ना, 1961 में स्टैब्लिश की गई थी, है ना। तो ये सबसे पुरानी है। उसके बाद है IIAS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये है 1964 में है। फिर आपका आता है इग्नू, फिर आता है इग्नू है 1965 में है इग्नू। उसके बाद जो है आपकी NCTE है, नेशनल काउंसिल टीचिंग एजुकेशन, और ये है 1995 में। ठीक है, तो पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सही, जो कि आपका है। चलिए, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हाँ, NCERT के बारे में तो आप सभी जानते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है ये बेसिकली क्या है, 1964 में बेसिकली गवर्नमेंट की रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसका अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, शिमला में इसका हेडक्वार्टर है, शिमला में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है ना। और इग्नू आपने पता ही है, यूनिवर्सिटी है ना, ओपन यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं। और नेशनल स्कूल टीचर एजुकेशन जो है बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जिसमें आप क्या करते हो, टीचर एजुकेशन एक्ट के थ्रू इसको सेटअप किया गया था। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है इस पे एक आध क्वेश्चन आ जाए। चलिए, लर्निंग द ट्रेजर विथ इन सबमिटेड टू यूनेस्को बाय जैक्स डोयलर इज अ रिपोर्ट ऑन। भैया ये जो रिपोर्ट है ट्रेजर विटिन वाली, जैक डोयलर की, किस पे रिपोर्ट है?
एजुकेशन पे, इकोनॉमिक्स पे, फॉरेन अफेयर पे या रेशियल मैटर पे, ये आपको बताना है। हम्म। हाँ, यूनेस्को को दी गई रिपोर्ट है, बिल्कुल, है ना, यूनेस्को को दी गई रिपोर्ट है ना, यूनेस्को को दी गई रिपोर्ट है, बिल्कुल। हाँ, चलिए। हाँ, इसका शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे, इग्नू का 9085 है, सॉरी, इग्नू की 9085 है ना, 85 है, 9085, ठीक है, 9085 है इग्नू का, कर लेना करेक्ट भाई, नहीं तो आप बोलोगे सर ने गलत पढ़ा दिया, मिस्टेक हो गई थी, 9085 है। चलिए, तो ये आप सभी को पता है एजुकेशन पे बेस्ड है। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, आपने गैगने टीचिंग मेथड पढ़ी है, उसी के पास में एक थ्योरी है किसकी, द ट्रेजर विद इन की, जो कि यूनेस्को को सबमिट की गई है, किसके द्वारा, जैकस डेलर के द्वारा। और ये याद रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आए, है ना। और इसमें बेसिकली आपका बताया गया है कि भैया जो पढ़ाई है वो लगातार चीजें आपकी करती रहती हैं, चलती रहती है, लर्निंग जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है, वही इसमें कहा गया है जैक डेलर्स ने। अगला है, इन कॉन्टेम्पररी इंडिया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एम एट इंक्लूडेड द फॉलोइंग वैल्यू अमॉन्ग स्टूडेंट। हाँ भाई साहब, क्या चीजें डालते हैं, मोरल वैल्यू, इंक्लूसिव वैल्यू, रीजनल वैल्यू या डेमोक्रेटिक वैल्यू, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जो होते हैं। क्या चीजें सिखाई जाती हैं? चलिए, तो आप सभी को पता है क्या चीजें सिखाई जाती हैं, मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य हमेशा सिखाया जाता है, कहीं भी आप पढ़ें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बाकी तो आपको जरूरत नहीं है, मेन होती है मोरल वैल्यू जो है वो आपकी सिखाई जाती थी, बिल्कुल, है ना। लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट इंक्लूड अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्कीम, इसमें से कौन सी स्कीम नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए भाई। पहला है वी वॉक डिग्री प्रोग्राम, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड ट्रेनिंग, या फिर आपका कम्युनिटी कॉलेज। हाँ, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन में कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। हाँ, कब लाया गया था ये तो पता है ना, 2013 में, 2013 में ये आपका लाया गया था, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। इसके अंदर आप देखेंगे तो पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड ट्रेनिंग, ये नहीं है बेसिकली, है ना। ये अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से अम्ब्रेला, कॉम्प्रेसिव अम्ब्रेला लॉन्च किया गया था, है ना, ताकि टीचर को एक ट्रेनिंग दी जाए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और रेगुलर ट्रेनिंग के बेसिस किया जाए, तो वो इसके अंतर्गत नहीं है। बाकी वीकॉक डिग्री हो गई, है ना, वोकेशनल आपकी डिग्री हो गई, कौशल केंद्र हो गए, आपका कम्युनिटी कॉलेज हो गया, ये इसके अंतर्गत आता है, और ये ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए, तो याद रखिएगा, जिसमें आपको चीजें देखने को मिलेंगी। लास्ट क्वेश्चन है, आपको जोड़ी बतानी है, स्वयं है, स्वयं प्रभा है ना, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग है, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। अब इसके अंदर आपको जोड़ी मिला के बताना है कौन सा क्या है। देखिए यहां पर भाई, जल्दी से जोड़ी मिलाइए और बताइए क्या है। हाँ, तो आप सभी को पता है स्वयं जो है बेसिकली आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मॉक है ना, तो फर्स्ट का तो हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन, है ना, ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपके सभी कोर्सेस मिल जाएंगे, तो फर्स्ट का फिफ्थ होगा, तो एक ऑप्शन ये कट जाएगा, एक ऑप्शन ये कट जाएगा। स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा बेसिकली आपका क्या है, डीटीएच चैनल है ना, डीटीएच चैनल है स्वयं प्रभा, है ना, डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशनल रिसोर्स, तो इसका हो जाएगा बी का फोर्थ, बी का फोर्थ
तो ये भी सही है, ये भी सही है अभी, और देख लो और मिला लो। इसी प्रकार थर्ड है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग। अब ये बेसिकली क्या है, जल्दी से देखिएगा। ये बेसिकली आपका टेक्नोलॉजी लर्निंग जो कोर्सेस है किस पे, इंजीनियरिंग पे है ना, और साइंस पे, ये इसके लिए है। तो सी का हो जाएगा थर्ड, सी का थर्ड भी है। ऐसे ही आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है बेसिकली क्या है, आपकी वर्चुअल डिपॉजिटरी है लर्निंग रिसोर्स की, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, क्लियर है सभी को, बन जाएगा ये। चलिए, हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। ये स्वयं पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसको ध्यान रखना, पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है तो अभी। चलिए, तो ये थी आज की क्लास, जहां पर एक और मॉक टेस्ट मैंने आपको करवाया। होपफुली आपने एंजॉय किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, है ना, और प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऐसे ही और, तो चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं पेपर 1 की तो आ जाइए भैया, 299 रुपए में कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। मैथ में दिक्कत जा रही है, रीजनिंग में दिक्कत जा रही है, पूरा कोर्स मिल जाएगा पेपर 1 का आपको, है ना। मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है पेपर 1, और कोई नहीं है भैया, मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है पेपर 1। तो भैया 799 रुपए में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ कोर्स मिल जाएगा, प्लस इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है इसके साथ में ही, है ना। तो टेस्ट सीरीज भी इसी में मिल जाएगी, पूरा कोर्स भी मिल जाएगा आपको, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ रीजनिंग के पूरे कंप्लीट टॉपिक, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट पूरे आपको मिलने वाले हैं पेपर 1 में, केवल और केवल 799 रुपए में। तो अगर आप बिल्कुल ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सर बहुत बढ़िया कर रहे हैं तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं हमें, है ना। हाँ ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिकली ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज आप मेरी मत लो, कहीं और की भी लगा लो, लेकिन लगा लो। पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, एईपी ग्रुप सर्च के लिए, ये सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, नहीं तो मेरा नंबर लिख लीजिए, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो लिंक आ जाएगा टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप पे भी आप क्या पा सकते हो, उसकी पीडीएफ पा सकते हो। तो पुरानी पीडीएफ जो हो चुकी है वो भी मिल जाएंगी, और ये जो नई पीडीएफ है आज की वो भी मिल जाएगी। चलिए, तो मिलता हूं मैं कल आपसे नए एक टेस्ट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।